सम्मानित साथियों, विगत 1 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के पनवा द्योखन क्षेत्र में जो एक जघन्य पनवा द्योखन क्षेत्र के निवासी युवक के साथ, जो कि यहाँ के अनुसूचित जाति उत्तराखंड का जो मूल निवासी समाज है, जिसे शिल्पकार समाज भी कहा गया, उस समाज के युवक के साथ जो एक जघन्य वारदात हुई, जो बेभत्स तरीके से उसे मारा गया। लगभग 27-28 चोटें उसके शरीर में बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ और क्रूरतम तरीके से जो हत्यारों ने अपनी जो एक विभत्स जो मानसिकता का परिचय दिया है और उस युवक को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, जिससे उन लोगों के अंदर जो सदियों से भरी हुई नफ़रत झलकती है कि जो हत्यारे हैं उनके अंदर जो सदियों से नफ़रत भरी है इन तबकों के प्रति, वो नफ़रत झलकती है। और उसी नफ़रत के वशीभूत होकर उन लोगों ने इस युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने एक अंतर्जातीय विवाह करने का प्रयास किया या अंतर्जातीय विवाह करने की हिम्मत जुटाई। ये घटनाक्रम हमें बहुत कुछ इशारा करता है। इस घटनाक्रम ने, हालांकि ये यहाँ पहली बार घटित घटनाक्रम नहीं है, इससे पहले भी बागेश्वर ज़िले में कुछ वर्षों पहले मात्र चक्की छू लेने पर एक अनुसूचित जाति के युवक की गर्दन काट के अलग कर दी गई थी। वो भी जातिवादी मानसिकता का एक उदाहरण था। उसके बाद टिहरी ज़िले का जितेंद्र दास का मामला हो, जिसने बारात में साथ बैठकर खाना खा लिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इधर चंपावत ज़िले का एक हत्याकांड सामने आया था, उसमें भी साथ बैठकर खाना खा लेने पर उसे भी बहुत बुरी तरीके से हड्डी पसलियाँ तोड़ के उसे मार दिया गया था। यही एक क्रूरतम वारदात डीडीहाट ज़िले से भी सामने आई थी। डीडीहाट से आई थी, पिथौरागढ़ ज़िले के डीडीहाट से, जो विधानसभा चुनाव के समय वोट डालने को लेकर वो विवाद आया था कि यदि हमारी इच्छा अनुसार वोट डालने से उस व्यक्ति ने, अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने मना किया कि जो दूसरा पक्ष था उसे दबाव डाल रहा था कि तो हमारे अनुसार वोट डालेगा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा, तो उसे भी पत्थरों से कुचलकर मारा गया। और इससे पूर्व 1980 में अल्मोड़ा ज़िले के ही इस क्षेत्र में 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अनुसूचित जाति के ही 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। वो सिर्फ एक बारात को लेकर मसला हुआ था, विवाद बढ़ा था कि भाई बारात हमारे घरों, आप बारात में घोड़ी पर चढ़कर नहीं जाएंगे, इतने से विवाद। तो साथियों, ये जातिवाद का जो एग्जाम्पल्स हैं कि जातीय नफ़रत और घृणा इतना उनके अंदर भरी है, ये क्या है, ये लंबे एक शोध का और समझने का विषय है, अध्ययन का विषय है कि इतना नफ़रत इनके अंदर इन लोगों के प्रति क्यों भरी पड़ी है। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक और बहुत बड़ा इशारा किया है, जो हमने बड़ी करीबी से देखा। इतना विभत्स तरीके से घटित हुए घटनाकांड में राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो एक जरा सी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने 2 शब्द भी दुख या अफसोस जताने की भी कोशिश नहीं करी। जो विपक्षी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसका वजूद ही इस समाज के कारण टिका रहा और जिसने कई बार राज किया है, जिसके दर्जनों नेताओं ने यहाँ पर राज किया है इस समाज के दम पर, उस पार्टी के संगठन ने अपनी ओर से 2 शब्द बोलने की भी जहमत नहीं उठाई कि ये हत्याकांड हुआ, ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। न स्थानीय विधायक, 2 विधानसभाओं के लगे हुए एरिया क्षेत्र का ये मामला है। भिकियासैंण जो रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया,
और पनुआ द्योखंजो सल्ट विधानसभा में, दोनों विधानसभाओं से सत्तारूढ़ जो वर्तमान पार्टी है उसके विधायक आते हैं, उनका कोई शब्द नहीं था। अर्थात ये जो यहाँ का मूल निवासी समाज है, जो अनुसूचित जाति समाज है, जो शिल्पकार समाज है, यानी इन दोनों दलों के लिए वो नागरिक की हैसियत भी नहीं रखते हैं। कल मैं देख रहा था कि चंपावत जिले में एक घटना हुई है, एक स्कूल की छत टूटने से एक बच्चे की मौत हो गई। अच्छी बात है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने तत्काल, आज ही मैं उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था, कि दुख जताया। लेकिन इस विभत्स कांड में इतनी बुरी तरीके से मार दिए गए व्यक्ति के बारे में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायकगण, हमारा मुख्य विपक्षी दल, उसका संगठन, दोनों का संगठन, किसी ने भी दो शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। अर्थात एक तरीके से इस हत्याकांड को या इस मानसिकता को, इस जातिवादी मानसिकता को इन दोनों दलों का समर्थन है। हर बात कह ही नहीं जाती है, ये समझा भी जाता है। यानी जिन हत्यारों ने, जिन लोगों ने मारा, उनको एक तरीके से इन दोनों दलों का समर्थन है कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरा उनका ये है कि ये जो समाज है जो मारा जा रहा है, ये हमारी नज़र में कहीं गिनती में नहीं है। हम इसे यहाँ का नागरिक का भी दर्जा या हैसियत देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे भी आज सिर्फ ये हत्याकांड ही नहीं, ये तो मार दिया गया व्यक्ति, इसके अलावा भी क्या कुछ नहीं घट रहा है। अनुसूचित जातियों के लोग, एक नहीं दर्जनों मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जो कर्मचारी नौकरियाँ कर रहे हैं वो किन हालातों में कर रहे हैं, उनके प्रति कितना नफरत और विद्वेष का माहौल में उन्हें सरकारी सेवा करनी पड़ती है। उनके पदोन्नति से नफरत है, उनके आगे बढ़ने से नफरत है, उनके पदों में चयन से नफरत है, उनके स्कूलों में पढ़ने से नफरत है। तो ये बहुत बड़ा एक समझने का विषय है कि आखिर हम कहाँ जाएं और क्या करें। लेकिन उसके बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो सामने जो ये समाज जो है, जो मूल निवासी समाज है, जो हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के ऐतिहासिक साक्ष्य बता रहे हैं कि जो यहाँ का शिल्पकार समाज है, आप कुमाऊँ का इतिहास पढ़ लीजिए, अन्य गढ़वाल का इतिहास पढ़ लीजिए, वो इस बात को बताता है कि ये तबके, अन्य जातियाँ यहाँ कुछ 100 सालों पहले आई हैं, कोई 16वीं, कोई 17वीं, कोई 18वीं शताब्दी में यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन ये समाज आदिकाल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। लेकिन उनकी आज उत्तराखंड में हैसियत हो गई। लेकिन उन समाज के जो बुद्धिजीवी लोगों का या अन्य का, सबका एक इस समय दायित्व बनता है कि अगर वो इस बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, जो पिछले 72 सालों से सिर्फ संविधान की बदौलत, भारत के संविधान की बदौलत जिनको एक अदद मनुष्य का दर्जा मिल गया था, जिनके शिक्षा के दरवाजे खुल गए थे, जिनके कुछ सरकारी सेवाओं में प्रतिभाग के रास्ते खुल गए थे, जैसा भी है ये वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनको हिस्सेदारी मिली है, वह हालांकि किसी काम की नहीं है, लेकिन जैसी भी है उसमें कुछ हद तक उन्हें भागीदारी मिल रही थी। ये सब सिर्फ संविधान की बदौलत था। लेकिन उससे पहले जो था, अतीत था, यानी उनको फिर से उनके अतीत में पहुंचाने के लिए ये दोनों पार्टियां जो मुख्य यहाँ पर हैं वो संकल्पबद्ध हैं। और ऐसा नहीं कि अभी इसका लाभ उठाकर एक तीसरा एक दल उदीयमान हो रहा है, वो इन समाज को फिर से एक नए रूप में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों दलों से आप अगर छटपटा रहे हो तो आप इधर निकल आइए, हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितों को सुरक्षित कर देंगे। उस दल ने भी अभी पंजाब में जैसी उसकी सरकार बनी है, उसने वहाँ पर इन जो वहाँ के मूल निवासी, जो अनुसूचित जाति के जो लोगों को जो पदोन्नति में प्रतिनिधित्व जो पिछली गवर्नमेंट से मिला था, जो अभी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वहाँ की वो राज्य सरकार गई है, जो इन तबकों को नए सिरे से बेवकूफ़ बनाना चाह रही है। और हालांकि उस दल का भी जो एक मुखिया है, जो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बाबा साहब का फोटो और वो लगा के बातें करते हैं, उनका जन्म ही इन तबकों को संवैधानिक जो हिस्सेदारी मिलती है उसको समाप्त करने के लिए उस दल का अस्तित्व बना है, उदय हुआ है। और उस लीडर ने सिर्फ इसी संकल्प के लिए अपने को राजनीति में झोंका है। हमने उसका पहला जब एक पैम्फलेट निकला था वो पढ़ा था कि वो इन तबकों की सारी हिस्सेदारी को समाप्त करके सिर्फ आर्थिक आधार पर हिस्सेदारी का मसले को बनाना चाहते हैं।
तो ये बहुत बड़े सोचनीय विषय हैं। तो ऐसे में मैं अब यहाँ पर जो मैंने आज तक का पिछले 27-28 सालों के सामाजिक राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं आज इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प के रूप में आज एक जो ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बनी है, जो अभी 2018 में ही जिसका गठन हुआ है, और उसका गठन भी बहुत मजबूरियों में हुआ है। जब चारों तरफ से इन वर्गों के नेतृत्व विहीन हो गया था ये समाज, जब देखा गया कि इनको कोई भी इनकी बात करने वाला नहीं रह गया, जो तथाकथित इनके रहनुमा बन रहे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से वही ताकतों से मिले हुए हैं, उन्हीं के दम पर सरकारें बनाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में काम कर रहे हैं या उनके दबाव में काम कर रहे हैं, जब और स्वतः भी समाप्त हो रहे हैं और सामाजिक नेतृत्व को भी समाप्त कर रहे हैं। जब ऐसी स्थितियों के आने के कारण 2018 में इस दल का गठन किया गया था। तो ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इसको आप लोग गहराई से जानिए, समझिए। ये इसमें बुद्धिजीवी लोगों ने इस एक से एक जो ईमानदार बुद्धिजीवी लोग हैं, इसमें कानूनविद हैं, इसमें शिक्षाविद हैं, इसमें अन्य जो प्रतिष्ठित संस्थानों से जो जुड़े हुए लोग, जो सेवानिवृत्त हुए लोग, जिन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए अपना जीवन अर्पित किया है, उन लोगों ने इस पार्टी का निर्माण किया है और वो आज भी दिन रात इस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इस पार्टी को मेरा ये मानना है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और मैं इसीलिए इस दिशा में काम भी कर रहा हूं। मैंने बहुत सोच समझकर इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया है कि सिर्फ मैं मुझे कुछ राजनीतिक वो मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, बल्कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने भारत की राजनीति को पढ़ा है, मैंने विश्व की राजनीति को पढ़ा है, विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, भारत के संविधानों का अध्ययन किया, और हमने ये देखा कि आज तक भारत का संविधान लागू ही नहीं हुआ है। अगर ये दोनों सरकारें, दोनों दल जो मुख्य आज तक सत्तारूढ़ रहे हैं, ये ईमानदार रहे होते तो भारत के संविधान को लागू करना तो रहा दूर, उस संविधान को पूरी तरीके से निष्प्रभावी आज बना दिया गया है। पहला दल जो आज तक पहले सत्तारूढ़ रहा वो धीरे धीरे उसे निष्प्रभावी करता रहा, और फिर जो वर्तमान पार्टी जो सत्तारूढ़ है, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों जो एक ही आपस में मिले जुले रहते हैं, वो तो इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में यदि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना है, भारत में समता, बंधुता और न्याय का शासन स्थापित करना है, उत्तराखंड में यदि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, पीपीआईडी को आप सर्च करिए, पीपीआईडी से जुड़िए। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों दलों के अगर आप फिर से आपको इन्हीं में उलझे रहना है तो फिर मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता, क्योंकि वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने स्पष्ट दिखा दिया है, चाहे इनके साथ नरसंहार की भी घटनाएं हो जाएं, हत्याकांड हो जाए, बीभत्स भी, हम उसमें एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ काम कर रहा है तो जो अभी प्रशासन है, जो कानून बना हुआ है, सिर्फ वो काम कर रहा है, और जो लोग उनके पक्ष में उन्होंने गलत किया है कहने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से वो प्रशासन को भी ऐसा प्रयास कर रहे होंगे, ये माना जा सकता है कि वो ऐसा प्रयास कर रहे होंगे कि उन लोगों को बचाया जा सके। जो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इतना विभत्स तरीके से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, ये गलत है, तो अर्थात वो उनके साथ खड़े हैं और वो उन्हें बचाने में भी जुटे होंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा जो दल जिसको आज तक जिसने 2 बार यहाँ उत्तराखंड में शासन कर लिया है, उसमें लोग संभावनाएं खोजते हैं, उस दल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो दल जहाँ पर उस दल का आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को आप देख सकते हैं, जिसने 2016 में 1 दर्जन लोगों ने सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और उसके अलावा जब जब इन्हें जहां जहां आवश्यकता पड़ती है, अभी भी पिछले ये 2022 के चुनाव के बाद
कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को यह ऑफर दिया था कि आप हमारी सीट से लड़िए, हम आपके लिए सीट खाली करने को तैयार हैं। अर्थात अगर इसके बाद भी आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पृथक करके देखते हैं और आपको लगता है कि भाई ये अलग अलग हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी हमें सताएगी तो कांग्रेस हमें बचाएगी, तो ये इसे गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण चुनाव में हमारा होने का या हमें अपनापन दिखाने का नाटक करते हैं। बाकी आज तक इन दलों ने इस समाज के वोटों को सिर्फ खरीद फरोख्त का प्रयास किया है, उनकी कभी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं करी है, उनकी समस्याओं का हल। और सबसे बड़ी समस्या इस समाज की ये नहीं है, ये समाज आज भी रास्ते, पानी, सड़क, बिजली, ये इसकी समस्याएं नहीं है। ये समाज आज भी अपने देश में, अपने राज्य में मनुष्य का दर्जा पाने के लिए परेशान है। इसको आज भी मनुष्य नहीं समझा जा रहा। यहाँ कई जिन जानवरों को धार्मिक मान्यता है, उन जानवरों को अगर मार दिया जाए तो यहाँ पर पूरे देश में तहलका मच जाता है। लेकिन ये मनुष्य होने के बाद भी आज तक मनुष्य का दर्जा हासिल नहीं कर पाए हैं। और इनकी मौत पर ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियां हैं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिद्ध होता है कि ये इनको मनुष्य का भी दर्जा देने या मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के समय, क्योंकि संविधान ने इन्हें मताधिकार दे दिया है, वोट का अधिकार दे दिया है, तो इनको उनका वोट लेना होता है। ये सिर्फ इसलिए चुनाव के समय उनके कंधों में हाथ रख देते हैं या उन्हें कुछ हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हैं या कुछ धनराशि उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक सीमित होता है। चुनाव निपटने के बाद ये समाज फिर अपनी स्थिति में होता है। जो लोग अक्सर हमने देखा है कि इन पार्टियों के नेताओं को या इन पार्टियों के संगठन को बनाने में, जब इन्हें अपना संगठन बनाना होता है या जब किसी नेता को अपनी ज़मीन तैयार करनी होती है, उस समय जो मेहनत करने के लिए यही लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आज तीसरा दल भी एक यहाँ पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, वो भी इन्हीं के दम पर अपने यहाँ पर दाव खेल रहा है। लेकिन आज तक का इतिहास यही गवाही देता है कि जैसे ही इन्हें सत्ता मिलती है, उसके बाद वो लोग अंतिम पायदान पर ही खड़े नजर आते हैं। और कितने लोग ऐसे शिकार हैं जिन्होंने अपनी व्यथा अपनी वो अनेक माध्यमों से बताई कि जिन्होंने आज उत्तराखंड के बने बने बड़े बड़े लीडरों के, जो बदहाली के दौर में, कमजोरी के दौर में, जिस समय वे कहीं कुछ नहीं थे, उस समय उनको खड़ा करने में जिन लोगों ने मेहनत करी, वही लोग जब उन्हें सत्ता मिली, जब वो पदों पे आसीन हो गए, उसके बाद वो उनके कहीं नज़र नहीं आए। और इसीलिए इन दोनों पार्टियों ने इन समाजों को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल इसलिए करना कि संविधान ने इन्हें वोट का अधिकार दे दिया है, इनका वोट लेना है, लेकिन इनको अपने बराबर भी नहीं रखना है, इनको मुख्य धारा में भी शामिल नहीं होने देना है। इसलिए अपनी पार्टी में कहीं मुख्य पद या अच्छे प्रभावशाली पद की मांग न करने लगे। इसलिए दोनों मुख्य पार्टियों ने, और तीसरी भी जो पार्टी है उसने इनके लिए अलग से अनुसूचित मोर्चा बना रखा है, अनुसूचित जाति विभाग बना रखा है कि अगर इनको जोड़ना भी पड़ता है तो इन्हें अनुसूचित जाति के इनके डिपार्टमेंट में, इनके प्रकोष्ठ में, इनके विभाग में, इनके मोर्चों में जोड़िए और वहीं पर से इनका हिसाब किताब करके, यानी बाहर ही आपका हिसाब किताब करके चुनाव के बाद निपटा दिया जाता है। चुनाव में आपको कुछ खर्चा पानी दे दिया जाता है, थोड़ा आपकी तारीफ हो जाती, थोड़ा आपको मंच दे दिए जाते हैं, मंचों पर थोड़ी बहुत बात कर दी जाती है आपकी, आप उतने से खुश होकर इन दोनों दलों को सींच रहे हैं। और ये दोनों दल मिलकर भारत के संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं, भारत में समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के शासन को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। और फिर से वही सड़ी गली, क्रूर, शोषणवादी, अन्यायवादी जो व्यवस्था, जातिवादी, वर्णवादी भारत का ये निर्माण करना चाहते हैं, इसमें इन दोनों दलों को परहेज नहीं है। और इस सिद्धांत पर ये दोनों दल एक हैं। सिर्फ इनके रास्ते के भारत का संविधान थोड़ा सा इनको कठिनाइयां देता है, इन्हें परेशान करता है, इसीलिए संविधान को निष्प्रभावी भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई आपके जो आज तक के जीवन में कुछ रोशनी आई है वो भारत के संविधान की बदौलत आई, और आप संविधान का शासन देश में और उत्तराखंड में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप संविधानवादी, जो संविधान पर यकीन करने वाली, संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, उससे जुड़िए। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की एक खासियत ये है कि उसमें कोई भी व्यक्तिवाद हावी नहीं है,
कोई व्यक्ति यहाँ सुप्रीमो नहीं है, कोई व्यक्ति आधारित ये पार्टी नहीं है। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर आधारित पार्टी है, जिसका हर 2 साल में केंद्रीय स्तर पर भी और राज्यों में भी चुनाव होता है और चुनाव के पश्चात नई कार्यकारिणी गठित होती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना अधिनायकवाद या सुप्रीमोवाद नहीं जता सकता है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक संस्थागत पार्टी है। इसलिए इसमें किसी व्यक्ति के निरंकुश होने का या अधिनायकवादी होने का खतरा भी नहीं है। इसलिए मैं भी इस दल से जुड़ा हूँ, इस दल में काम कर रहा हूँ, इसको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आप सब इस उत्तराखंड के जो मूल निवासियों से, यहाँ के न्याय पसंद लोगों से, उत्तराखंड को जो वास्तव में निर्माण करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जो वास्तव में एक समृद्ध और न्यायवादी उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं, वो किसी भी समाज से हों। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कोई ऐसा नहीं है कि वो किन्हीं तबकों, वो सिर्फ देश में समता, बंधुता और न्याय पर आधारित शासन स्थापित करना चाहते। तो जो भी लोग इस देश में या उत्तराखंड में सब तबकों को, समाज के सब वर्गों को, जब आपका समाज आपको बांटना जातियों में है, वर्गों में है, तो हिस्सेदारी भी जातियों और वर्गों के हिसाब से मिलनी चाहिए कि जिस समाज की जितनी जनसंख्या है, जिस समाज का जितना संख्या है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको शासन प्रशासन हर जगह उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ऐसा शासन स्थापित करने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से जुड़िए और निश्चित रूप से हम लोग मिलकर फिर से उत्तराखंड का, इस देश का भविष्य को संवारेंगे। इस देश में समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता के शासन को स्थापित करेंगे। अन्यथा इस देश को फिर से वही सड़ी गली व्यवस्था में धकेलने को ये दोनों दल मिलकर आतुर हैं और इनका तीसरा एक सहयोगी और तैयार हो रहा है, जो नए रूप में वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या शहीद भगत सिंह का फोटो लगा के वो भी जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि पीपीआईडी से जुड़िए और आइए 2024 के लिए एक नए संकल्प के साथ काम करते हैं। और बस यही आह्वान के साथ आप कोई भी, आप पीपीआईडी गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, उसके डिटेल्स जान सकते हैं। अधिनायकवाद से, परिवारवाद से, व्यक्तिवाद से, सुप्रीमोवाद से बचिए, पीपीआईडी ज्वाइन करिए। भारत के लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में और संस्थागत लोकतंत्र में परिवर्तित करने में, निर्माण करने के लिए अपनी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।